नमस्कार साथियों। आज आज जो हम लोगों ने चर्चा का जो विषय रखा है वो है मंदी के ऊपर है। चर्चा में हमने तीन चार कोटेशंस लिए हैं। सबसे पहला कोटेशन ये कहता है कि जो हवाई विकास होता है उसके पोल खुलने को ही आर्थिक मंदी कहते हैं, इकोनॉमिकल रिसेशंस कहते हैं। एक मिनट, बिल्कुल जी, कॉल आ रही है जरा। जी, तो जैसा लिखा हुआ है कि आर्थिक मंदी की परिभाषा क्या है, तो हम लोग इकोनॉमिकल रिसेशंस को ही आर्थिक मंदी कहते हैं। उसे आप अ, आर्थिक मंदी का मतलब क्या है? मंदी का मतलब होता है जब आपकी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने लगती है या फिर जो एवरेज से डाउन हो जाती है। जैसे हम अभी भारत की बात करें तो हमारी जो वृद्धि दर है वो लगभग लगभग 7.6 के आसपास है। जब ये डाउन होना शुरू होती है तो इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। मंदी में होता क्या है कि बेसिकली क्रय शक्ति कम हो जाती है। अर्थात उत्पादन तो होगा लेकिन उस उत्पादन का जो है कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम भारत जैसे देशों की जो बात करते हैं तो भारत में आप लोग एक बात देखेंगे कि भारत में आर्थिक मंदी बहुत कम ही आती है। जबकि हम यूरोप में और पश्चिम को देशों को देखें तो वहां पता चलता है कि वहां पर जो है मंदी कुछ सालों में आती ही रहती है। इसका कारण क्या है? तो मैं देखता हूँ दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक अर्थव्यवस्था है जो तकनीक आधारित है और दूसरी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो तकनीक आधारित न हो करके देखा जाए तो वह कृषि आधारित है। भारत में मंदी न आने का एक कारण जो मैं और देखता हूँ वह है हमारे यहाँ जो बने हुए त्योहार हैं वो भी। अर्थात जब कहीं मुद्रा ठहर जाती है एक ही स्थान पर, वो रोटेट नहीं कर पाती है, तो वह भी एक मंदी का कारण बनती है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर किसी न किसी त्योहार के माध्यम से छोटे से लेकर के बड़े या गरीब अमीर सबका जो है भरण पोषण हो जाता है। अर्थात मुद्रा कहीं स्थिर नहीं रहती है। मुद्रा का अर्थ हम लक्ष्मी से लेते हैं और हमने जानते हैं कि लक्ष्मी का एक गुण है चंचल होना। यानी वो जब एक स्थान पर ठहर जाती है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, तब मंदी की स्थिति जो है आती है। अर्थात हमारी वृद्धि दर रुक जाती है। लेकिन हम पश्चिम की व्यवस्था की बात करते हैं तो पश्चिम के देश ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है उनकी जीडीपी चलती है। वो हथियारों के दम पर हो सकती है या अन्य जो भी तकनीकी है उनके आधार पर उनकी जो है जीडीपी चलती है। ऐसे देशों के साथ एक बड़ी समस्या ये आती है कि एक निश्चित समय के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज होना बंद हो जाती है। जैसे कि 30-40 सालों तक कोई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी और 30 या 40 साल वर्षों के बाद आप देखेंगे तो अचानक से नई टेक्नोलॉजी को आने में फिर टाइम लगता है, अपग्रेड होने में टाइम लगता है। तो जो टाइम का जो गैप होता है उस समय वहां पर आर्थिक मंदी दिखाई देती है। और ये तकनीकी पर जो आधारित देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, वहां पर सामान्यतः दिखाई देता है। भारत जैसे देशों की बात की जाए तो हमारे यहाँ अगर आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आएगी तो भी हमारे यहाँ जो है हम लोग माइनस में तो कम से कम हमारी जीडीपी नहीं जाती है या ग्रोथ रेट नहीं जाता है हमारा। उसका कारण यह है कि हमने और वैकल्पिक जो है वो स्रोत रखे हुए हैं अपनी जीडीपी को बनाए के लिए। जैसे भारत में मुझे लगता है शायद 54 या 55% जो है वह कृषि आधारित जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, इतनी आबादी है। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं तो हमारे यहाँ आर्थिक मंदी के आने की संभावना कम हो जाती है। और यदि आती भी है किसी परिस्थिति में, उत्पादन में भी प्रभाव पड़ता है, तो भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो व्रत है, जो त्योहार जो बने हैं, फंक्शन साल भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसके कारण जो है हमारे यहाँ वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है, उसका कंजप्शन भी हो जाता है। जैसे आप दीपावली में देखेंगे तो दीपावली में लोगों की खरीदारी बढ़ जाती है
और खरीदारी बढ़ जाती है, उस समय क्या होता है, उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है। तो जब उत्पादन बढ़ता है, खरीदारी बढ़ती है, तो वहां पर क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर देता है। अर्थात एक हवाई गुब्बारा नहीं है जो फट जाए। लेकिन दुनिया के ऐसे देश जिन्होंने जो है कर्जा ले लेकर के अपनी इकोनॉमी को बनाया, या फिर वो केवल कंस्ट्रक्शन करते चले गए लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया, ऐसे दोस्तों देशों की जब हम स्थिति देखते हैं तो वहां पर जो एक बुलबुला है, जिस बुलबुले में आप छोटी सी पिन मार देंगे वो पूरा का पूरा ढांचा जो है कोलैप्स कर जाता है। ये स्थिति हम लोगों को दिखाई देती है। यही स्थिति जो है दुनिया भर में आर्थिक मंदी कहलाती है। अब जो दूसरा कोटेशन है वो कहता है आर्थिक मंदी से सर्वाधिक चिंतित तो पूंजीपति विकसित देश ही हैं। तो वास्तव में जहां उत्पादन होगा वहीं पर मंदी भी आएगी। तो हम पश्चिम को देखते हैं, पश्चिम में सारा का सारा जो है वह उत्पादन मशीनों के द्वारा मास स्केल किया जाता है, और उस उत्पादन को जो है पूरी दुनिया में निर्यात करके उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। अर्थात ऐसे देश जो तकनीकी पर आधारित हैं, या फिर ऐसे देश जो किसी नीतिगत आधार पर चलते हैं दुनिया का शोषण करने के लिए, या फिर युद्ध के आधार पर चलते हैं, उनके अगर हथियारों की अचानक से बिक्री बंद हो जाए या तकनीकी की जो बिक्री है वो बंद हो जाती है, तब वहां पर आर्थिक मंदी आती है। भारत जैसे देशों को देखेंगे जो निर्यात ही कम करते हैं और हमारा जो है आयात अधिक है। तो जिन देशों का आयात जो है कम, आयात अधिक होगा और निर्यात कम होगा, वहां जाहिर सी बात है कि वहां मंदी आने की संभावना कम रहती है, या फिर मंदी का बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन जो पश्चिम के देश हैं या यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर मंदी का जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई देता है, और उससे प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, उसकी क्रय शक्ति जो है वह घट जाती है। तो आर्थिक मंदी का जो परिणाम है वो वास्तव में विकसित देशों के लिए ही है, विकासशील देश जो है उसमें सरवाइव कर लेते हैं। तीसरा जो कोटेशन है वो कहता है आर्थिक मंदी का अर्थ नागरिकों की इच्छा शक्ति में कमी है। ये हम लोगों ने पहले ही बात रखी कि जो क्रय शक्ति है वो क्रय शक्ति जो है घट जाती है। अर्थात आर्थिक मंदी अगर आएगी तो आप जो है कम स्केल में भी जो है आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी उतनी क्षमता नहीं होती है और अपनी क्षमता ना होते हुए या फिर सामान की उपलब्धता ना होते हुए भी हम उसको परचेज करना चाहते हैं, तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि वास्तव में आर्थिक मंदी जो है वह क्रय शक्ति के आधार पर तय होती है। अर्थात जो आम नागरिकों की जो इच्छा शक्ति है वो उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती है। भारत में जैसे हम देखें तो प्याज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हम लोग दुनिया से फटाफट फटाफट जो है वह प्याज जो है निर्यात करने लग जाएं। या फिर हम लोग जो है कोई भी सामान कम होता है, हमारे यहाँ गेहूं या चावल कम हो जाए और हमारे यहाँ पहले से पड़ा हुआ है उसका उपयोग न करके हम बाहर से लाने शुरू कर देते हैं। इसका परिणाम ये दिखाई देता है जो हमारे यहाँ पहले से है उसका भी मूल्य गिर जाता है। जबकि वास्तव में जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है उसको बाहर से ला करके मूल्य को घटाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कोई ऐसी तकनीकी है जिसके बिना काम चल सकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी मांग ऐसी रहती है अनावश्यक चीजों की भी, जिसके कारण से सरकार बाहर से ला करके कर्ज लेकर के भी उसे जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उस पर सब्सिडी दे करके, छूट दे करके उसको जो है हम लोग पहुंचाते हैं लोगों तक। यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है, अर्थात तीन तरह की वस्तुओं को हम बांट सकते हैं। एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यकता की है, दूसरी सुविधा की है, और तीसरी जो है वो सुविधा से ऊपर हम लग्जरियस लाइफ के लिए कह सकते हैं। तो आर्थिक मंदी को देखें अगर हम लोग, तो हम लोग अगर लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करते हैं और केवल आवश्यकता की चीज और सुविधा की चीजों पर रहे, तो मुझे लगता है कि आर्थिक मंदी के समय में जो है इसको बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि जब भूमि भवन के मूल्य कम हो रहे हों तब खरीदने वालों को सस्ते ब्याज पर कर्ज दिया जाए, और जब भूमि भवन महंगे हों तब अधिक ब्याज पर कर्ज दिया जाए। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, चाहे गोल्ड है चाहे हमारा लैंड है, जब इनका रेट डाउन होता है तो उस समय जो है हम कंसेशन दे सकते हैं, उस समय रिबेट दी जा सकती है। लेकिन जब इसका मूल्य बढ़ता है, गोल्ड हो गया या फिर हमारा जो लैंड है,
तो इसका जो है रिबेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अर्थात वहां पर जो है ब्याज अधिक लगाया जा सकता है, और उस ब्याज के अनुसार हम लोग देखेंगे तो अपनी आर्थिक व्यवस्था को हम लोग मजबूत मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि हमारी ऐसी नीतियां बनी है जो श्रमजीवियों के शोषण के लिए और बुद्धिजीवियों के पोषण के लिए बनी है। अर्थात आप देखेंगे तो सोना है, चांदी है, या फिर आपका भूमि है, जब इनकी कीमत बढ़ रही है तो इस कीमत के अनुसार अगर उस पर कर ना लगाया जाए तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो हमारा कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद पर कर लगाया जा रहा है, तो कृषि उत्पाद पर कर निरंतर बढ़ता चला जाए और भूमि पर और सोने पर जिसकी कीमत हम देखेंगे, आज लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हमारा गोल्ड पहुंच गया है। जबकि यही गोल्ड आप देखते हैं तो 10-15 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व देखते हैं तो इसकी कीमत जो है वो लगभग बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है। लेकिन जिस तेजी से इसकी कीमत बढ़ी है, उस तेजी से इसके ऊपर जो है ब्याज या जो कर्ज है, तो जब इस पे अधिक ब्याज देंगे तो वहां से हम देखते हैं कि इससे सरकार को लाभ हो सकता है और हम लोग आर्थिक मंदी से निपट सकते हैं। लेकिन आप भूमि का रेट बढ़ाते जाइए, सोने का रेट बढ़ाते जाइए, और उस पर आप जो है रिबेट अधिक नहीं लेंगे, या फिर आप उस पर ब्याज दर नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर वहां भी आर्थिक मंदी आने की संभावना बनी रहती है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग चीन में देख लेते हैं। चीन ने क्या किया कि चीन ने लगातार कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया, और वो लगातार कंस्ट्रक्शन जो है करते चले गए। परिणाम ये निकला कि कंस्ट्रक्शन तो सारा का सारा कर दिया, लेकिन जब वहां पर मंदी आई तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो बनाए हुए बिल्डिंग्स थे वहां पर भी रहने वाले लोग नहीं रहे या उसको खरीद नहीं पाए। तो ऐसे भवनों में जो निर्माण किया गया, जो पैसा लगाया गया, वो सारा भी वेस्ट गया। अर्थात आपकी जो क्रय शक्ति है और आपने जो उत्पादन किया है, अगर उसमें दोनों में डिफरेंस होगा, उत्पादन आपका मास स्केल पर हो गया तो वस्तु का मूल्य गिर जाएगा। अगर आपने जो है उत्पादन जो है कम किया तो वस्तु का मूल्य जो है बढ़ जाएगा। अर्थात इसको जो है सरकार हस्तक्षेप न करके केवल वस्तु के उत्पादन पर छोड़ दे कि जैसे वस्तु का उत्पादन होगा वैसे ही जो है उसका मूल्य निर्धारित होगा। अगर उसका उत्पादन कम होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि उसका मूल्य गिर जाएगा, और उत्पादन अधिक होता है तो वहां पर मूल्य जो है बढ़ जाएगा। लेकिन बाहर से ला करके उसको प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम भूमि और भवन को देख लेते हैं। अगर उस पर जो है उसका रेट बढ़ता है तो उस पर ब्याज बढ़ा देना चाहिए। उससे सरकार अपनी जो है अपनी पॉलिसी को मजबूत कर सकती है। लेकिन भूमि है, भवन है, गोल्ड है, ये आके खरीद कौन रहा है? तो भारत का जो गरीब व्यक्ति है, श्रमजीवी है, ग्रामीण व्यक्ति है, वो ये खरीद नहीं रहा है। खरीद कौन रहा है? तो खरीद रहे हैं, खरीदने वाले लोग बुद्धिजीवी हैं। तो बुद्धिजीवियों को जो है वह छूट मिले या उस तरफ तरफ ब्याज न लगे, ये अच्छी नीति नहीं है। मुझे लगता है कि आर्थिक मंदी एक ऐसी समस्या है जिसमें भारत जैसे देश या प्रगतिशील देश, जो देश हैं, जो अभी विकासशील देश हैं, वे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं उन्हें होते हैं, वहां पर जॉब लॉस ज्यादा होता है। जैसे हम सत्यम कंपनी की बात करें, भारत में जब आर्थिक मंदी आई तो सत्यम कंपनी ने अपने यहाँ हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इसी प्रकार से आप अमेरिका में देखेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं वहां से लोगों को फटाफट से जो है जॉब से निकाल दिया जाता है। उसका कारण सिर्फ एक ही दिखाई देता है कि वो जो उनकी अर्थव्यवस्था खड़ी है वो तकनीकी के आधार पर खड़ी है, और तकनीकी रुकेगी तो वहां पर जो है आर्थिक मंदी आएगी। अर्थात इसका एक समाधान हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल कृषि आधारित ना हो या केवल तकनीकी पर आधारित ना हो, दोनों तरह से अगर बैलेंस चलती है तो वहां पर हम लोग आर्थिक मंदी से बच सकते हैं। मैंने जो है अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है। विषय बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग जो है अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद। कोई भी साथी शुरू करें। राकेश जी, आप कुछ बताएंगे तो बताइए। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा सुनूंगा, उसके बाद मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूँ। जी जी। जी। माता प्रसाद जी, रामराज जी, राजेश प्रजापति जी, मदन जी, कोई भी साथी शुरू करें।
आज जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी क्या राकेश जी? नहीं भाई साहब, जुड़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, अब वो, हाँ ठीक कहा आपने। मुझे वो मांग रहा था, पता नहीं पासवर्ड, या बहुत देर से मांग रहा था। पर पासवर्ड मैं इसलिए ट्राई। मांग रहा था क्योंकि जो जो हमारा जो वो था ना, चैट था, चैट को पूरा ओपन नहीं किया हो गया वो। अच्छा। तो उस पर क्लिक करेंगे कि रीड मोर करते तब वो ओपन हो जाता। इसीलिए मुझे लगा अच्छा। कुछ साथी आज लेट से भी जुड़े। जी, बाकी के साथी बताएं। जी भैया जी नमस्कार। बताइए माता प्रसाद जी। जी भैया जी, आर्थिक मंदी से ज्यादातर पूंजीवादी देश ही प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि जो भी धन है, गरीब आदमी तो धन बनाता है, पूंजी कम बन पाती है उसकी, इसलिए वो गरीब है। और जिनके पास तरल अधिक है, वो धन ना बना करके वो पूंजी ही बनाते हैं। क्योंकि पैसे से पैसा कमाना ये पूंजीवादी और बुद्धिजीवियों का ही काम है। अब ये बिल्कुल बात सही है कि कुछ देश अपनी नीतियां ऐसी बनाते हैं कि जो दिखावटी विकास होता है। जैसे हमारे यहाँ विकास दर की बात आती है, तो विकास दर आम आदमी नहीं समझता है विकास दर क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, उसको इससे कोई लेना देना भी नहीं। क्योंकि आम आदमी पुराने समय में भी भारत का जो परिवार व्यवस्था थी उसमें अर्थ की व्यवस्था करने के लिए तीन चार उपक्रम अपनाए जाते थे। सबसे पहले जो हमारी आय होती थी उसका एक भाग हम परवरिश के लिए, खाने के लिए करते थे। फिर उसमें शिक्षा के लिए, और कुछ धन हम बचा के रखते थे। वो बचा के इसलिए रखते थे कि हमें कभी ऐसा समय आया जब हमारे पास मान लीजिए फसल पैदा नहीं हुई, या अकाल पड़ गया, या जल वृष्टि हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में हमें संकट का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम 10% मिनिमम बचत करते ही करते थे। हर परिवार का ये नियम था। और उसके बाद कुछ पैसा हम उसके लिए भी रखते थे एक्सेस में, जिससे हम अपने संबंधियों की मदद कर सकें। माने सहज जीवन का वास्तविक दर्शन हमारे समाज की आर्थिक नीति में छुपा हुआ था। लोग इसको जानते नहीं थे कि ये हमारा सह अस्तित्व का नियम है। हम एक दूसरे के सहयोग के बिना जी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। अब चूंकि ये आज का जो विकास है, अब जब धरातल पर उतरते हैं तो उन्हें का मंदी आ गई, बैंक दिवालिया हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं। तो भाई ये होता कैसे है? क्योंकि ये कुछ जो पूंजीपति हैं, वो पूंजीपति लोगों का पैसा और किसी जगह लगाते हैं अपने नाम से, जिसको शेयर मार्केट कहते हैं। जिस समय किसी व्यक्ति की स्थिति खराब, उसके या उसके जो माहौल होता है समाज में, उसके विरुद्ध ऐसा संदेश जाता है कि ये घाटे में है, तो उस समय जिनका पैसा लगा होता है उस कंपनी में, वो अपना पैसा वापस करने लगते हैं। जब वापस करने लगते हैं तो क्योंकि पूंजीपतियों का खुद का तो कुछ है नहीं, जैसे अंबानी है, अडानी है, इनका वास्तविकता में तो कुछ है नहीं इनके पास। इनको सरकार के संरक्षण के द्वारा जो प्रतिभूतियां जनता की जमा है, थोड़ा थोड़ा इनका अंशदान जमा है, उसी अंशदान को ये बैंकों से उठा करके और उनको सस्ते दामों पर दे देते हैं। उससे ये सारे अपने फैक्ट्रियां खोलना और ये तमाम सारे उपक्रम चालू रखते हैं। जब जनता अपना पैसा वापस ले लेती है तो इनके पास कुछ बचता नहीं है, अर्थात ये दिवालिया हो जाते हैं। और ये कहते हैं साहब चूंकि इनका तो कुछ था नहीं, अब उसके मैनेजमेंट में जो पैसा लग रहा है, जो कर्मचारी लगाए हैं, उनको वेतन कहाँ से दें? तो ये अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। क्योंकि इन्होंने जो पूंजी से अचल संपत्ति बनाई होती है,
उस अचल संपत्ति को ये स्वयं की मान लेते हैं, और अ, जो उस पर कर्ज होता है, इन पर कर्ज होता है, अर्थात जनता की हिस्सेदारी होती है, उसको सरकार पर टाल देते हैं। क्योंकि सरकार के जो चलाने वाले हैं, तंत्र है सरकार का, वो भी इनसे मिला हुआ होता है। और वो फिर क्या करते हैं, जो वास्तव में देश की अघोषित पूंजी होती है, अर्थात बैंकों के पास जो बचा हुआ होता है, गरीब लोगों का खाते खातों में पैसा होता है, उसके द्वारा इनको सब्सिडी देके और दिवालिया हो गए भैया उनको मुक्त कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारी आज की व्यवस्था में। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग किसी बैंक में तो जमा करते नहीं थे। वो जो उनका बचत होती थी उसको धातु के रूप में अपने घर में इकट्ठी करते थे, चाहे वो सोने के रूप में करें, चाहे चांदी के रूप में करें, पीतल के रूप में करें, तांबे के रूप में करें, गिलहट के रूप में करें, कांसे के रूप में करें। ये चीज अर्थात बर्तन भी उसी के खरीदते थे, क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे थे। खाना भी वो ऐसे ही बर्तनों में खाते थे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, जिनमें नेगेटिव एनर्जी कम से कम रिलीज होती हो। आज की डेट में ये प्रबंधन समाज का आधुनिक सरकार की नीतियों की वजह से समाज से गायब होता जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण लोगों की जो बचत है वो कम, क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका बजट बढ़ गया है, स्वास्थ्य पर भी खर्चा आ रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य पर खर्चा आ रहा है, सुख सुविधा है, आदमी विलासता का जीवन आज की डेट में ज्यादा जीना पसंद कर रहा है। उसके कारण हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये विलासता के लिए है, सुविधा के लिए और जीवन जीने की आवश्यक पूर्ति के लिए ये चीजें नहीं है। तो इसलिए इनका दोहन ज्यादा हो रहा है। केवल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो प्रकृति में पर्याप्त चीजें हैं, प्रकृति हमें उतनी चीजें देती है जितने में हमारा मिनिमम में काम चल सकता है। लेकिन नहीं, हमारा विलासतावादी जो जीवन आज बन गया है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। फिर इसके बाद भी आज हमारे नेतृत्व करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समाधान, चूंकि सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन समस्याओं का समाधान भी वो ऐसा करते हैं कि एक समस्या का समाधान करें तो दूसरी पैदा हो जाए, जिससे जो लोग है अर्थात आम जनजीवन है वो उनके पीछे लगे ही बना रहे। उनका करना धरना कुछ नहीं है। नेता कभी भी कोई लोक हित की बात आज तो करते ही नहीं है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे वो स्वयं से कर रहा हो। सरकार सरकार कर रही, लोग का पैसा है, लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन जब भी उसका उद्घाटन करने आएंगे, लोकार्पण करने आएंगे, तो कहेंगे ऐसा जैसे उनके पिताजी ने ये सब खर्चा किया हो। वो आम जनता को उसका श्रेय नहीं देना चाहते, वो केवल अपनी हुकुमशाही बनी रहे उनकी, उनका तंत्र बराबर चलता रहे और समाज उनका एहसानमंद रहे, जबकि वो सेवक हैं, लेकिन ये भूमिका उनकी मालिक की आ जाती है यहाँ, कि भाई ऐसा काम हमने कर दिया। तो ये हमारे समाज में एक विकृत मानसिकता हमारे बुद्धिजीवियों की हो गई है, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, शासन में हैं, तंत्र में हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी अर्थव्यवस्था के खराब होने का। आर्थिक मंदी का अर्थ आम नागरिक की इच्छा शक्ति में कमी है, ना कि वस्तुओं की मांग में कमी। इच्छा शक्ति व्यक्ति की तभी इच्छा होती है जब उसके अन्य जो दिनचर्या के या आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है, उसके बाद उसके पास कुछ बचत होती है, तो उसके अंदर इच्छा पैदा होती है। और जब इच्छा पैदा होती है तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति के लिए वो बाजार में जाता है, और मांग बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, अर्थात हमारा उद्योग मजबूत होता है। लेकिन जब लोगों के पास बचत ही उतनी नहीं होगी,
अब आवश्यक चीजें दूध है, गेहूं है, चना, दालें हैं, इन पर जब टैक्स लगेगा तो भाई इन पर टैक्स क्यों? क्योंकि ये आम आदमी पैदा करता है और आम आदमी ही इनका उपयोग ज्यादा करता है। तो इन पर टैक्स लगाने से आम आदमी ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन चूंकि सरकार मानती है, आज के बुद्धिजीवी मानते हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष में अधिक टैक्स लेंगे तो जनता हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और हमारी सुख सुविधाओं में कटौती करना पड़ेगी, क्योंकि वो मांग करने लगेगी, क्योंकि तुम तो विलासता का जीवन जी रहे। जबकि ये इस्लाम पर सत्ता में आते हैं कि ये आम जनजीवन के कल्याण के लिए काम करेंगे और स्वयं की सुविधाओं का त्याग करेंगे। ये भी नहीं है। भूमि भवन का भी वही है, भूमि भवन के दाम बढ़ते कम है जब आम नागरिक के पास उत्पादन बढ़ता है और उसके पास बचत का भाग बढ़ता है। जब बचत बढ़ती है तो वो भूमि और भवन को खरीदने का प्रयास करता है, या अपनी जो आवश्यकता है उसको सुविधा में बदलने का। छोटे मकान में रह रहा है तो बड़े मकान में रहने की सोचता है, विचार करता है, इच्छा होती है उसके मन में कि थोड़ा सा अब बड़ा घर ले लिया जाए, इसमें 2 कमरों के मकान में 4 सदस्य रहने में असुविधा होती है। तो वो सुविधा को जुटाने का प्रयास करता है, और जब सुविधा को जुटाने का प्रयास करता है तो चूंकि भूमि की कमी है इसलिए भूमि के दाम बढ़ते हैं। जिसके पास पर्याप्त धन होता है वो भूमि खरीद पाता है, भवन खरीद पाता है, भूखंड खरीदता है, मकान बनवाता है, भवन बनवाता है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वो अपने जीवन को थोड़ा सुविधाजनक बनाता है। लेकिन सरकार की नीतियां इसके विपरीत हैं, क्योंकि ये तो मांग और पूर्ति के आधार पर काम करता है। और सरकार चूंकि जितने भी रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं या भूमि और भवन के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं वो भी पूंजीपति ही हैं, और वो पूंजीपति हैं वो हमारे नेताओं की मदद करते हैं। जब मदद करते हैं तो वो उनके नियमों के, उनकी सुविधा के खिलाफ नियम कैसे बना देंगे? अगर भूमि भवन पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं तो वही पूंजीपति तो उन्हें चंदा देते हैं, तो फिर उनका लाभांश कम हो जाएगा। लाभांश कम हो जाएगा तो वो उनके विरोध में हो जाएंगे, उन्हें शासन सत्ता में नहीं रहने देंगे। इस कारण से हमारे समाज में जितने भी जो बेसिक उपभोक्ता है, जो आम उत्पादक है, उस आम उत्पादक पर ही बर्डन बढ़ाया जाता है। जो इन शासन सत्ता के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और पूंजी से पूंजी, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उनके विरोध में, उनके खिलाफ जन कल्याण की योजनाओं के ऐसे नियम बनाते ही नहीं है। इस कारण से हमारे समाज की दुर्दशा है और आर्थिक रूप से समाज में परेशानी है। मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद। जी धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी, मैं कुछ बोलूं क्या? आवाज जा रही है? जी बताइए राकेश जी। जी, अपने सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सच्चाई ये है कि मेरी इकोनॉमिक्स की समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं इस पे मतलब गहराई से तो नहीं बोल पाऊंगा कि क्या है। लेकिन मार्गदर्शक संस्थान के तहत के मतलब स्कूलिंग में कहिए कि जो मैंने सीखा वो ये है कि एन केन प्रकारेण सारे लोगों ने सिर्फ हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया है। कोई हो सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे राजद की हो, चाहे किसी की हो, कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए नमक आप चाहे अंतरिक्ष में खाइए, चाहे पाताल में खाइए, चाहे पृथ्वी पर रख के खाइए, वो नमकीन ही लगेगा। तो हमारी सारी हमारे के यहाँ जो पुराने समय में जजमानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को तोड़ना, उसको गाली देना, उसको शोषण का नाम देना। अरे तुम लोहार हो, तुम जिंदगी भर लोहा पीटोगे, क्या बात करते हो, तुम्हारा शोषण किया है। ठीक है भाई, वो लोहार कहाँ चले गए? टाटा में चले गए। तुम लकड़ी करोगे, लकड़ी का काम, तुम्हारा काम कोई काम है बताओ? तुम्हारा जिंदगी भर शोषण कर रहे हैं लोग, तुम नीची जाति में कौन तो होते हो।
ठीक है भाई, लकड़ी का धंधा छोड़ दिया, सारे बनने लगे, कंपनी बेलन बनाने लगी, चकला बनाने लगी, सीढ़ी बेचने लगी। जो हमको ग्रामीण व्यवस्था में सीढ़ी घर के गांव के किसी लकड़हारे बना देते, 365 दिन काम होते थे लकड़हारों के पास। मैंने अपने मतलब मेरी उम्र कम नहीं है पर ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोह लौह जो व्यक्ति कैसे काम करते थे, लकड़हारा कैसे काम करते थे। प्रत्येक गांव में एक न एक व्यवस्थाएं ऐसी थी, उसको तोड़ने का काम किया। सबसे बड़ी व्यवस्था, सब कोई अगर अच्छी बात कह रहा है और हम भी उसमें अच्छी बात कर रहे हैं कि बिना अनदेखा करके, तो मैं मानता हूं कि बुद्धिमानी की बात नहीं है कि ये भेड़ चाल की बात निशानी है। इस जिधर सब चल रहे हैं मैं उधर ही चलूंगा। भाई आप ये बताइए कि बीजेपी की सरकार जब से आई तब से उसने कहा कि बैंक में आप पैसा नहीं रखेंगे, बैंक में रखेंगे तो ये नियम है, वो नियम है, फलाने हैं ढिकाने हैं, और टैक्स है। अब हर साल हर महीने 17 रुपया कुछ पैसा काटता है, कुछ उसका काटता है। 700 800 रुपया थे, मैं बैंक का पैसा यूज नहीं कर रहा था, आज आज के डेट में मेरे 100 कुछ रुपया बचा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 500 रुपया मैंने क्या बोलते हैं जमा कर रखा था एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुला करके, उसका पैसा वो लोगों ने कहा कि अगर इसको चालू कराएंगे तो इसका आपसे दुगना पैसा लग जाएगा, इसको बंद कर दीजिए, नया खोल दीजिए। मतलब कि जो हमने पैसा सेव कर दिया, वो सरकार कह रहा है कि ये तो हमारा है, हम इतनी छोटी रकम पर आपको कुछ नहीं देंगे, टैक्स लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छी बात है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जब पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था में चरमरा गया था, तो भारत पे इसका फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि हमारे घर की महिलाएं अपने पति से कुछ न कुछ छुपा करके, इधर छुपा के मतलब चुरा कर नहीं, बिना उनके बताए इधर उधर पैसा रख देती थी। और वो पैसा एक बड़ा अमाउंट होता था, और वो बैंक में कहीं रखी हुई है, कहीं कुछ रखी हुई है। सरकार को सब कुछ जानना है, पब्लिक को कुछ नहीं जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार को सब कुछ जानना है कि तुम 2 रुपया कहाँ से लाए, लेकिन हमको ये जानने का अधिकार नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं तो 10 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर दे रहे हैं। ये हमें जानने का अधिकार नहीं है, उनको सब जानने का अधिकार है। तो ये और ये पर्सनल ये बातें मतलब बजट प्लेटफॉर्म पर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को दिन कमजोर करने का काम हुआ। कमजोर मतलब कोई पर्सन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, समाज, पूरी समाज। कोई एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं ऐसा कर रहे हैं, ये सबके साथ कर रहे हैं। अभी तो एक नया नियम है, मैं शुरू में ही कहा कि मुझे इकोनॉमिक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं पढ़ लेता हूँ, समझता हूँ। सरकार ये कहती है कि अब आपका बैंक का अगर पैसा डूब गया तो सरकार उसका कोई माँ बाप नहीं है, आपका पैसा डूबा हुआ माना जाएगा। भाई तुमने देते वक्त मेहुल चौकसी से क्यों नहीं पूछा? अडानी अंबानी को जो इतने हजारों लाख करोड़ रुपया दे दे रहे हो, किससे दे रहे हो? तुम दो ना अपना पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा दो। हम जनता की पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किस कहीं भी डाल रहे हैं, उस पैसे को डाल दे रहे हैं, उसके बाद आप दिवालिया घोषित कर दे रहे हैं। उसके बाद हम उसी 1 लाख 2 लाख रुपए को पाने के लिए ललायित हैं। कई लोग तो आत्महत्या किए, जेवीजी, पियरलेस, आपको क्या बोलते हैं, सहारा, इन सब क्या था? 10 रुपए 20 रुपए बचाने वाला व्यक्ति का पैसा था। सरकार कोई जिम्मेदार नहीं हुआ, मर गए सहारा, पैसा खत्म। आज भी सब लोग जहाँ पड़े हैं वहीं पर हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 5 साल में सरकार एकमात्र सत्य ये है कि वोट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, गोली मार दो, पैसा भले लेके कोई भाग जाए, आपका आपको आपकी मतलब क्या बोलते हैं, आपके समाज में बलात्कार भले हो जाए, आपकी बहन बेटी सुरक्षित भले ना रहे, आप चोरी भले हो जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं सरकार के पास है। एक चीज की गारंटी सरकार बहुत तगड़े लेती है, वोट चोरी करने वाले को तुरंत गोली मार दो, जो बूथ बूथ लूटता है उसको तुरंत मतलब दौड़ा के गोली मार दो। वाह, हमने यही 50 75 80 साल के लोकतंत्र में यात्रा किया है। इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक्स के गांव के व्यक्ति से ज्यादा इकोनॉमिक्स कौन समझता है? आज हम मुझे मैं कहा ना कि मैंने अपनी आंखों से जो चीज महसूस किया, गांव के व्यक्ति कभी सप्ताह में हर जगह एक मेला लगता था, जैसे हमारे शहर के नजदीक में शनिचर मेला लगता था, शनिवार के एक दिन मेला। अपनी जरूरत का सामान लोग खरीद लेते थे, वो भी जरूरत का क्या सामान खरीदते थे, कुछ भी नहीं, बस घर के पुरुष लोग जाते थे, कुछ खरीद खरीद के चले आते थे। गांव की महिलाएं शादी विवाह सावन भादो ये सब चीजों में खरीदती थी किसी त्योहार पे। हम जो आज बाजार के नियामक बना दिए गए हैं कि सब कुछ हमको चाहिए, डेली बाजार जाना है, डेली खाना खाना है हमको,
सरकार ने कोठी जो हम रखते थे, अनाज कोठी का अनाज था, उसके बंद करके सरकार हमको लाइन में लगा दी। तुमको कमाने की जरूरत नहीं है भैया, तुम गरीब आदमी हो, तुम बीपीएल का आदमी हो, एपीएल का आदमी हो, तुम लाइन में लग जाओ। 5 किलो सरकार खिलाई, अपने घर से लाके खिला रही है क्या? इस इकोनॉमिक्स व्यवस्था को क्या हुआ है, कहाँ से खिला रही है? जो कर हम 5% देते थे, वो कर को 18% मिनिमम अब सारी चीजों पर है। उसी कर को वो उन लोगों को खिला करके निकम्मों की फौज खड़ी कर रही है और किसानों को सीख दे रही है, मेहनत करिए, वैज्ञानिक ढंग से कृषि कीजिए। आप बचत करना सीखिए। अब आप क्या करें, हम बचत करेंगे, अब आप मेहुल चोकसी को दे दीजिएगा, मोदी अडानी अंबानी को दे दीजिएगा, वो लेके भाग जाएंगे। अब फिर कहिएगा हाँ हाँ पैसा तो डूब गया उसमें, क्योंकि आपको तो कमीशन ऑलरेडी पहले मिल चुका है। तो मेरा ये कहना है साफ साफ कि जो ये सरकार की नीतियां हैं, ये उनकी कोई नीति जनहित में नहीं है। ये सारी की सारी नीतियां सरकार की जो है वो शोषण की बनी हुई है। जो आपका चौथा नंबर का है कि भूमि भवन के बारे में, भाई सबसे ज्यादा रियल इस्टेट में पैसे का 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में तब्दील होता है, सबसे ज्यादा रियल इस्टेट में। आज आपको मजाल नहीं है कि आप दिल्ली जैसे सिटी में रह लेंगे, और आपको रहने की जरूरत भी नहीं है। क्यों हम दिल्ली जैसे धूल धुआं धूप में रहें? क्योंकि सारा विकास दिल्ली में ला दिया है, सारी सरकारी ऑफिस दिल्ली में है। हम रहने को मजबूर हैं और खरीदने के लिए इतनी आवश्यकता है कि आपको लगेगा कि भाई चलिए भाई खरीद लीजिए। कमा रहे हैं 20,000 18,000 रुपया ईएमआई कट रहा है, 2,000 रुपया में घर कर रहे हैं। तो ये इतना तनाव दे दिया, डायबिटीज होगा, डायबिटीज तनाव रहेगा, डायबिटीज होगा, बीपी होगा, दवाई भी खाइए। पहले हम बीमार करेंगे, फिर दवाई देंगे, दवाई पर फिर सब्सिडी बताएंगे। तो ये सरकार की एक नीति है, पॉलिसी है, और उसके जड़ में सिर्फ दो है कि हमारे परिवार व्यवस्था को कमजोर किया गया, और परिवार व्यवस्था के बाद हमारे सामाजिक व्यवस्था को कमजोर किया गया। और जिस दिन हमारे समाज व्यवस्था का सरकार जानती है कि अगर जिस दिन हम सामाजिक 29 अधिकार दे दिए ग्राम सभा को, उस दिन हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, हम हो जाएंगे सुनवट्टा सन्नाटा। इसीलिए कोई सरकार किसी भी पहलू पर नहीं आएगी, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, किसी भी चीज में आ जाइए। मैंने अपनी बात समाप्त जी, कर ली। धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज जो कहा जा रहा है आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी का मतलब जो है कि जो है अर्थ लगाया गया कि उससे विकास की पोल खुल जाती है, वो हवा हवाई है। तो यह समझा जा सकता है और कहा जा सकता है ऐसा है। और आर्थिक मंदी से ज्यादातर प्रभावित होता है मध्य वर्ग, और पूंजीपति वर्ग जो है कि जो अत्यधिक संपन्न वर्ग है, वो आर्थिक मंदी से अधिक लाभ उत्पन्न करता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ती है तो उस वृद्धि का जो है कि सारा लाभ जो है कि बड़े पूंजीपतियों के पास जाता है। जब अर्थव्यवस्था मध्यम गति से बढ़ती है तो उसका फायदा जो है कि मध्यम वर्गीय तक कुछ कुछ पहुंचने लगता है। जब अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ती है तब इसका फायदा जो है कि निम्न वर्ग मध्य वर्ग को अधिक मिलता है और पूंजीपतियों का घाटा होता है। पूंजीपतियों का घाटा इसलिए होता है कि उनको जो है कि जब आम आदमी का शोषण नहीं कर पाते हैं, आम आदमी को जो है कि अपने शर्तों पर काम नहीं करा सकते हैं, तब तेज आर्थिक विकास दर होता है। तेज आर्थिक विकास दर में हमें अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका वगैरह में है जहाँ की बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति, वे घाटे में हैं। वो फायदा कहाँ से उठा रहे हैं? वो दूसरे देशों में व्यापार करके वहां से फायदा ले पा रहे हैं। यदि वहां कल कारखाने चलाएं, वहां यदि व्यापार करें तो उनको निश्चित तौर पर घाटा होगा, क्योंकि वहां के व्यक्ति अर्थव्यवस्था के मजबूती का लाभ ले रहे हैं।
वे जो है कि आपकी शर्तों पर काम करेंगे नहीं, वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं। और पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को जो है कि अपनी शर्तों पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, कि गरीब देशों में ले जाते हैं, वहां से व्यापार करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है कि आर्थिक विकास कम है। वहां से सस्ते प्रोडक्शन लेकर के हम जो है कि मजबूत विकास वाले देशों में हम एक्सपोर्ट करें। तो जो भी व्यवस्था है, हम जो है कि गरीबों का भी वास्तव में फायदा और मध्यवर्गीयों को वास्तव में लाभ पहुंचाना है, हमें तीव्र आर्थिक विकास की तरफ जाना चाहिए। तीव्र मजबूत आर्थिक विकास के लिए दो तीन चीजें किसी देश में होनी आवश्यक है। एक तो जो है कि हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन ठीक हो, भारत इस मामले में बहुत ठीक है। सांस्कृतिक संसाधन में भी वह जो है कि वो मजबूत हो, और भाषाई जो है कि एकरूपता हो, और समान नागरिक की संहिता हो, इत्यादि चीजें जो है कि किसी भी देश की जो है कि उच्च विकास दर वृद्धि को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यहाँ राजनीतिक कारणों से कम्युनिस्टों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को धीमा की, अधिक से अधिक लाभान्वित हो। वहां पर आम जनता के सापेक्ष जो है कि व्यवस्था नहीं बनाई गई। मैं समझता हूँ जनता को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, न उनको फ्री में शिक्षा चाहिए, न फ्री में औषधि चाहिए, न फ्री में कुछ चाहिए। वास्तव में यदि आम जनता को कुछ चाहिए तो जो उनकी क्षमता है, बौद्धिक और शारीरिक, उस क्षमता का उनके सदुपयोग हो खाली, और वो अपनी क्षमता के जो सदुपयोग, क्योंकि हर मनुष्य जो है कि अतुलनीय क्षमता वाला व्यक्ति है। अपने शारीरिक और मानसिक जो उसके जो प्राकृतिक रूप से उसको प्राप्त है, अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाते हैं, उनका मिसयूज होता है। मिसयूज यानी कि उनको इस ढंग से मार्ग प्रदर्शन किया जाए कि उपभोक्ता बनकर रह जाएं, और जो है कि सरकार के लिए और जो है कंपनियों के काम के योग्य शिक्षा को प्राप्त करें। या तो सरकारी नौकरी के लिए शिक्षा मिलती है, या तो जो है कि हमें जो है कि जो शिक्षा प्राप्त होती है वह जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्कर बनने के लिए, हमको वर्कर बनाने की शिक्षा दी जाती है, न कि जो है कि हम अपनी क्षमताओं का सही ढंग से विकास करें, इसकी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। मूलतः जो है कि समस्या यहाँ पर है। और हमें लगता है जो टैक्स दिया जाता है, कारपोरेट टैक्स, यह जो है कि गरीब आम और के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। हमें कारपोरेट टैक्स नहीं लेना चाहिए, हमें जो है कि आयकर क्यों लेना चाहिए। आयकर, सेल टैक्स हुआ, या उत्पादन टैक्स हुआ, या बिक्री कर हुआ, ये सब जो टैक्स होते हैं वो जो है कि आम आदमियों को शोषण के लिए एक नया रास्ता बनते हैं। वास्तव में आयकर होना चाहिए। आयकर जो है कि 30% है उच्च आय वर्ग वाला, लेकिन इसको 30% नहीं होना चाहिए, और अधिक होना चाहिए। जहां तक समझता है इसको 40%, 50% करना चाहिए। और कारपोरेट टैक्स कम करना चाहिए, बिक्री कर हटाना चाहिए, उत्पादन कर हटाना चाहिए। क्योंकि उत्पादन कर लगाने का मतलब कि वो है जो है कि जा करके हमको खरीदना है तो हमको ही महंगा पड़ेगा। बिक्री कर लगाने का मतलब कि हमको ही महंगा पड़ेगा। कारपोरेट टैक्स यानी कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा तो हमको महंगा पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से फर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। वस्तुतः टैक्स जो है एक ही प्रकार का होता है, वो होता है आयकर। शुद्ध आयकर ही जो है कि टैक्स होता है, और टैक्स हर व्यक्ति को देना चाहिए। और टैक्स जहां से लिया जाता है उसके लिए आर्थिक योजनाओं के लिए कोई भी सरकार मार्ग प्रशस्त करेगी। जहां से हमें पैसा आएगा हम उधर विकास की तरफ ध्यान देंगे। यदि उधर का विकास का क्षेत्र कमजोर होगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। हमें जो है कि पैसा जो है कि बड़ी कंपनियों से आती है,
कारपोरेट क्षेत्र से आती है, तो उसके विकास के लिए हम जो है कि रास्ते बनाना जो है कि जरूरी होगा, क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। और वह पैसा जो है कि हम जो है कि शिक्षा में, चिकित्सा में, आम आदमी की सुविधा में खर्च करते हैं, और आम आदमी की क्षमताओं का वो लोग दोहन करते हैं। बाजार दोहन करता है, कंपनियां दोहन करती है। आदि हम जो है कि आम व्यक्ति जब तक टैक्स नहीं देगा, तब तक जो है कि टैक्स की निर्भरता जो है कि पूंजीपतियों पर रहेगी। जब टैक्स की निर्भरता पूंजीपतियों पर रहेगी, निश्चित ही जो है कि उसको अधिकार अधिक मिलेंगे सरकार की तरफ। तो जिसके द्वारा सरकार को अर्थ प्राप्त होगी, उसको विशेष अधिकार अपने आप स्वतः प्राप्त होते जाएंगे। तो आम आदमी पर कुछ टैक्स होना चाहिए। यदि आम आदमी से सीधे यदि प्रत्यक्ष टैक्स यदि प्राप्त होता है, निश्चित ही जो है कि सरकार के द्वारा उसको विशेष अधिकार प्राप्त होगी। तो ये ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि जब तक हम जनता को यदि देना है, तो उसको जो है कि सांगठनिक क्षेत्र संगठित करके उसको जो है कि कार्य के क्षेत्र में डाला जाए, और संगठित करके उसका जो है कि एक कंपनी बनाया जाए, वहां पर जनता उस कंपनी का शेयर हो, और जो है कि वह अपने परिश्रम से उसका जो है कि अपने लाभ की हिस्सेदारी दे। जो यह बातें कही जाती है कि जो है कि पूंजीपतियों से अधिक टैक्स लिया जाए, पूंजीपतियों का जो है कि पैसा जो है कि, या उनको संपत्ति कर लिया जाए, उनके संपत्ति का जो है कि इसको गवर्नमेंट जो है कि अधिक से अधिक जो है कि अधिकार मिले, तो इससे जो है कि और अधिक जो है कि समस्या बढ़ती है। हमें आम आदमी से लेना चाहिए और आम आदमी के लिए करना चाहिए। जब हम आम आदमी से कुछ ले ही नहीं रहे, तो आम आदमी के लिए करेंगे क्या? जैसे आम आदमी जो है कि बचत करता है, तो आम आदमी का बचत जब बढ़ता है, तो वहां पर उसको जो है कि ब्याज भी मिलता है, एक लाभ मिलता है। तो वैसे ही आम आदमी यदि टैक्स देता है, तो आम आदमी से जो है कि सरकार के तरफ से जीविकोपार्जन में विशेष जो है कि अधिकार प्राप्त होंगे। और मैं यही कहूंगा, जैसे जैसे दवा दी गई, वैसे वैसे मर्ज बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है कि कारपोरेट क्षेत्र में हम पूंजीपतियों के हाथ में अधिकार होता जा रहा है। मैं यह कहूंगा, वर्तमान विश्व में संपूर्ण शक्ति जो है कि हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में ही समझना चाहिए। जी। देश के सरकारों के पास कोई ताकत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जब चाहे जिस देश की अर्थव्यवस्था को जो है मट्टी में मिला दे, उतने शक्ति संपन्न है। अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश, यूरोप जैसे देश भी जो है कि उन्हीं के कब्जे में है। एलन मस्क ने ललकार दिया, हम की तीसरी पार्टी बनाएंगे अमेरिका में, तुमको करना हो करो। उसका कुछ नहीं हो, तो जो है कि जन्मजात है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास जो है कि एक अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति का जो है कि साम्राज्य है। उन नेताओं के पास क्या है, 4 साल की जो है कुर्सी है, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, हारे तो घर गए, जीते तो फिर जो है कि अपना ऐश करेंगे। तो उनके में कोई खास अधिकार नहीं है। उनको भी जो भी यदि पावर लेना है, तो उनको पूंजीपतियों से ही पावर लेना है। और जनता तो जो है कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए सस्ते चीजों में जो है उसको मोटिवेट कर लिया जाएगा, जातिवाद में मोटिवेट कर लिया जाएगा, आपसी संघर्ष में उसको मोटिवेट, क्षेत्र के नाम से, भाषा के नाम से मोटिवेट कर लिया जाए, किसी न किसी तरीके से राजनीति को जो है घुमा फिरा करके अपने पक्ष में ले लिया जाएगा, जैसा जो आज आ रहा है। और धीरे धीरे पार्टियों में जो है कि एक वोट बैंक हो जाता है। उस वोट बैंक पर उनका हमेशा जो है कि राजनीति चलती रहती है, और उस राजनीति से अपना काम निकलता रहता है। लेकिन वो जो सरकारें बनाते हैं वगैरह, तो उनके हाथ में भी कुछ है नहीं, सरकारों के हाथ में जो है पूंजीपतियों के हाथ में है। और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व इस समय जो है कि पूंजीपतियों के अधीन है, उनका गुलाम हो चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कहने के लिए हम वोट देने का अधिकार रखते हैं, बस आगे क्या हो सकता है भगवान जाने। लेकिन यह है कि जब तक वास्तविक जो है कि हमें सही मार्ग का चयन करके उस रास्ते पर चलने की बात नहीं होगी,
तब तक नहीं होगी। मूल रास्ता है कि जो है कि पारिस्थितिक तंत्र का विकास किया जाए और हर व्यक्ति से टैक्स लिया जाए। यदि नहीं पैसा देने की जी। क्षमता है, उसे जो है कि श्रम के रूप में टैक्स लिया जाए। और व्यक्ति का प्रत्यक्ष जो है कि व्यवस्था में जो है कि उसकी भागीदारी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। सारी भागीदारी हम उनको दे देंगे तो हम कुछ है ही नहीं। और मैं कहता हूँ जो है मंगला कि आम प्रसाद जी, जनता को बाकी सरकार साथियों की से बात कुछ नहीं, लेते हैं। जनता अपने आप में अपने शरीर से इतना सक्षम है, हाँ सक्षम है कि वह खुद सरकार को दे सकती है। उसको सरकार को नहीं चाहिए, बस उसकी क्षमताओं का सदुपयोग हो। मैं अब मंगला प्रसाद जी। इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त जी जी। करता हूँ। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। राजेश प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी भैया प्रणाम, सभी को जी प्रणाम। सब नमस्कार। ऐसे ठीक बोले हैं। और मैं इस सभी के बातों से सहमत भी हूँ कि अभी जो है, अभी कंपनियां ही देश को चला रही हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो उनका बात मानने के लिए नेता मजबूर हैं। क्योंकि नेता जब चुनाव लड़ते हैं, तब इन कंपनियों से बड़ा रकम लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। और जब जीत जाते हैं, तो इस कंपनी के जो मालिक होते हैं, उस मालिक से तालमेल बैठाकर नहीं, मतलब मालिक के कहे अनुसार ही सारा सिस्टम बनाते हैं। चाहे वो राज्य का सिस्टम हो, चाहे केंद्र में बना हुआ सिस्टम हो। यह सारा सिस्टम बड़े कंपनी मालिकों से बातचीत कर, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सारी सिस्टम बनाते हैं। और उस सिस्टम के अधीन जो पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, वह एक अच्छा नौकर तैयार होते हैं, ताकि जीवन भर उस कंपनी मालिक का काम करने के योग्य बने और काम करें। ये बात लगभग सभी ने कही, और यह बात मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे बस यहाँ पर एक गलत बात लगता है, यह लगता है कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है, वह समझदार आदमी नहीं बना रहे हैं। पढ़े लिखे जो धूर्त हैं, वह देश का सिस्टम बना रहे हैं। वो जो धूर्त लोग सिस्टम बना रहे हैं, वह सारा सिस्टम उनके हित में है। उनको कैसे मजबूती देना है, उनको कैसे बड़े बनाए रखना है, नौकर कैसे नौकर बने रहे। और नौकर बनने के लिए ही पढ़ा लिखा आदमी कंपटीशन करता है कि मैं आगे तो मैं आगे। वो जीवन भर नौकर बनने का कोशिश करता है और उनका नौकर बनता है। तो सिस्टम जब समझदार व्यक्ति बनाएंगे, ज्ञानी व्यक्ति बनाएंगे, मुनि व्यक्ति बनाएंगे, संत व्यक्ति बनाएंगे, विद्वान विदुषी बनाएंगे, तब वह जो सिस्टम समाज में लागू होगा, तब समाज एक अच्छा समाज बनेगा और आर्थिक मंदी की स्थिति उसमें उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब तक यह केवल अस्त्र शस्त्रों की होड़ रहेगी और साम्राज्य विस्तार की होड़ रहेगी, एक दूसरे देश पर कब्जा करने की होड़ रहेगी, समाज को गुलाम बनाने की भावना रहेगी, तो उसमें तो भाई अच्छा कार्य होगा कहाँ। वहां तो एक जो शिक्षा भी दी जाएगी, उस शिक्षा में भी कहीं ना कहीं चालबाजी होगी। और चालबाजी शिक्षा से एक अच्छा व्यवस्था नहीं बनेगा, वो अच्छा व्यवस्था नहीं बनेगा। और धूर्त लोग का व्यवस्था बनेगा तो आर्थिक मंदी तो उत्पन्न होगी ही। इसमें बताया भी है, काफी लोग बोल रहे हैं कि आर्थिक मंदी में लोग विलासिता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सारा समाज बढ़ रहा है विलासिता की ओर। और जो विलासित चीजों को विक्रय कर रहा है, जो विलासिता से घुस रहा है, वही व्यक्ति अमीर बन रहा है। जैसे जो फ्रीजर बेच रहा है, जो बड़ा बड़ा सामान बेच रहा है, जो कि लोगों को सुख सुविधा देने वाली है, वह व्यक्ति तेजी से अमीर बन रहा है। और जो व्यक्ति पुराने रीति रिवाज को, जो हकीकत में पूरा समाज को ठीक से ले चलने वाली व्यवस्था है, जैसे घड़ा, घड़ा में ज्यादा खर्चा नहीं है, खपड़ा, लकड़ी, मिट्टी का घर,
सिंपल जो व्यवस्था है वह व्यवस्था पूरा समाज को ठीक करने वाली व्यवस्था है। और जितना विलासी व्यवस्था है, यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है और ज्यादा दिन से उत्पन्न हुई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था से, नहीं। जो विकसित व्यवस्था जिसको कह रहे हैं, कभी न कभी आर्थिक मंदी आएगी और व्यक्ति को, समाज को मजबूरन होकर पुरानी व्यवस्था पकड़नी पड़ेगी। तभी एक अच्छे, ठीक व्यवस्था वाली, आर्थिक ठीक व्यवस्था वाली एक समाज की रचना होगी। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, दरअसल जी मैं ब्रजेश जी ने देर में जुड़ा था। मेरे जी जुड़ने से पहले क्या क्या बात हुई, मेरा उन्हें तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोटेशन पढ़ रहा था आज की। जी आर्थिक मंदी, देखिए खूब समझने की कोशिश की है कि आर्थिक मंदी क्या होती है, और कभी निष्कर्ष पर पहुंचने की मन ने गवारा नहीं किया है। इसका घोषित सिद्धांत तो ये बताया गया है, व्यवस्था द्वारा मुद्रास्फीति के रूप में अर्थव्यवस्था पर अघोषित कर। मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो वो एक प्रकार का अ, अघोषित टैक्स होता है, ऐसा माना जाता है। पैसा होता है खूब बाजार में, सामान नहीं होता। मंदी जब आती है, जो कहा जाता है दुनिया में, आती क्यों है इसका कारण तो इसलिए समझ में नहीं आया कि उपभोक्ता वही होते हैं, बाजार वही होता है, उनकी इनकम के सोर्स जो भी कुछ है वे बने रहते हैं। और अक्सर ये कह दिया जाता है, बाजार में घोषणा कर दी जाती है कि मंदी का दौर है। मंदी का दौर का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो है बाजार के ट्रांजैक्शन में कमी। जो उसका व्यवहारिक पक्ष समझा जाए, बाजार में सामान कम बिक रहा है तो उसे मंदी कहा जाने लगा। अब जब बाजार में पैसे का ट्रांजैक्शन कम होता है तो पैसा रोटेट कम होता है, और फिर सरकार उस पर कुछ उसकी पैसे की कीमत घटती है। अब पैसे की कीमत घटना ही मुद्रास्फीति है। तो ये सब एक ऐसा उलझाव है जो इस प्रश्न का कभी जवाब नहीं देता कि उपभोक्ता वही है, बाजार वही है, चेन पूरी की पूरी वही है, और अचानक से 1 2 3 महीने के लिए एक दौर आता है, 2 4 साल में आ ही जाता है, पता चला कि सारा बाजार कोलैप्स कर गया है और बड़ी मुश्किल है आदमी के जीने खाने में। लेकिन जब मंदी आती है तो उसमें एक लक्षण उसका ये भी बताया गया है कि जमाखोर काला बाजारी बहुत करते हैं, करेंगे ही, अवसर है। लेकिन भारत में जैसा अभी राकेश जी कह रहे थे, उस बात को जो परिभाषित किया जाता है, दुनिया भर के देशों में आर्थिक मंदी का दौर आता है, अनेक वहां की कंपनियां बंद हो जाती हैं, सारी बात होती है, भारत में आकर के वो चीज दम तोड़ देती है। उसका कारण यही है जो अभी राकेश जी ने कुछ देर पहले बताया था, कि भारत की जो, जिसे काला बाजारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के नजरिए में कहा जाता है, भारत में वो उसके लिए शब्द ठीक है, भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। बाजार के बगैर भी भारतीयों का जीवन आर्थिक दृष्टिकोण से चलता रहता है। उसका कारण ये है कि जो जितनी जैसी संपत्ति सरकार के रिकॉर्ड में होती है, पूंजी सरकार के रिकॉर्ड में है, बहुत सारी संपत्ति सरकार के रिकॉर्ड के बाहर है, पूंजी सरकार के रिकॉर्ड के बाहर है, और वो सर्कुलेट होती रहती है जरूरत पड़ने पर अपने आप। किसी परिवार को जरूरत पड़ती है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। अनेक गृहणियों के पास भी होती है, परिवार के पास भी होती है, सरकार से जो अलग का मामला है, जिसे एक प्रकार से काला धन कहा जाता है भारत में। काले धन के दो रूप हैं, जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था के बाहर पूंजी है वह भी काला धन व्यवस्था मानती है,
और जो यहाँ से चुरा करके विदेशों में जमा कर दिया गया है, लगा दिया गया है, उसे भी काला धन माना जाता है। भारत में काला धन दो तरह का माना जाता है, दुनिया भर में माना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा है। लेकिन असल बात यह है कि भारत के अंदर जिस जो काला धन का है, वो एक प्रकार से भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है। और जब दुनिया भर के देशों में आर्थिक मंदी का दौर आता है, तो ये सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भारत की सारी जो एक प्रकार से बाजार पर दुष्प्रभाव होते हैं मंदी के, उसे आराम से झेल लेता है और जीवन सामान्य गति से चलता रहता है। आर्थिक मंदी का जो खतरा बताया जाता है, वो इसलिए भी कम दिखाई देता है भारत में, या मैं समझता हूं कि कुछ भी कहीं बड़ी कंपनियों में उत्पादन कुछ घट सकता है, लेकिन वो अपने आप उभर करके बाहर आ जाता है। उसके लिए कोई बहुत सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक दौर आता है। असल बात यह है कि जो दूसरी कोटेशन में बात लिखी गई है वो बिल्कुल ठीक है। इच्छा शक्ति का अभाव कभी कभी बाजार में आर्थिक मंदी का लक्षण के रूप में प्रकट हो जाता है। कोई इसका बुनियादी कारण आज तक दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नहीं ढूंढ पाई है। जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक बड़ा ठीक ठाक मिलता नहीं है। और फिर भी ये दौर आता है कभी कभी। अभी हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट में, मैं भी एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ अंतर है एक आध महीने पहले बिक्री का। लेकिन मैंने पूरे साल की जब मैं स्टडी करता हूँ, तो मान लिया किन्हीं एक दो महीने में या कभी ऐसा दौर जब आता है, कुछ कम बिक्री होती है मार्केट में, तो अगले 2 3 4 महीने में फिर और ज्यादा फ्लो में हो जाती है। अब आर्थिक मंदी माने तो कैसे माने? भारत में जमीनों की कीमत नहीं घट रही है, सोने चांदी की कीमत नहीं घट रही है। हाँ, जो एक्सेस उत्पादन है, मान लिया फ्रिज कूलर इस प्रकार के जो उत्पादन है, जो एक प्रकार से ये कहिएगा कि ऊंचे दर्जे के जीवन के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं, कार वगैरह, इनका कुछ कीमत उस प्रकार नहीं बढ़ रही है जिस प्रकार से जमीन की या सोने चांदी इत्यादि की बढ़ रही है। तो मेरा ये समझना है कि जब तक जमीन सोना चांदी इन सब चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तब तक मंदी की बात कैसे कही जा सकती है? क्योंकि आदमी के पास बचत है, तभी इन चीजों में पैसा लगाया जाता है, और ये हमेशा चलता रहता है। क्योंकि आप देख लीजिएगा, जो दौर मंदी के कहे जाते हैं उनमें भी किसी अचल संपत्ति की, किसी स्थिर संपत्ति की कीमत शायद ही घटती हो, और घटती भी है तो तब घटती है कोई जरूरतमंद अपनी किसी अचल संपत्ति को या सोना चांदी को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बेच दे उसे। लेकिन बाजार में तो ठसक के साथ व्यापार चलता रहता है। सोने की कीमत अगर आज किसी कारण से गिर भी गई है, ज्यादा आवक हो गई है, तो निश्चित रूप से 10 20 दिन में, महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही उसकी कीमत वसूल हो जाती है। कीमत घटती है तो कागजी बॉन्ड की, कागजी बॉन्ड मतलब रुपया, और किसी चीज की कीमत नहीं घटती। और कागजी बॉन्ड की कीमत क्यों घटती है, उसका एक पैमाना अगर हम देखें, मैं एक बात, छोटी सी बात कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अ, दुनिया भर के बैंकों की जो व्यवस्था है, सबसे ज्यादा फर्जी करेंसी ये बैंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? और सरकार की गारंटी पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिस बैंक के पास अपनी 100 करोड़ रुपए की मालियत मगर अगर है, कोई गारंटी मनी अगर बैंक के पास 100 करोड़ की है, तो किसी भी बैंक की बैलेंस शीट जांच करके देख लीजिए, कोई भी देख ले, 100 करोड़ की बैंक गारंटी रखने वाला, मतलब निधि रखने वाला बैंक 2000 करोड़ का लोन बांटे हुए मिलेगा। अगर पब्लिक का ट्रांजैक्शन भी वो 100 करोड़ का करता है और 100 करोड़ की निधि रखता है, तो वो 4 5 हजार करोड़ का लोन बांटे हुए जनता के बीच मिलेगा। भाई तूने कहां से बांट दिया ये? लेकिन इस फ्रॉड को ना कभी सरकार देखती है,
और ना बैंक, उसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी है, उसे तो व्यापार करना ज्यादा से ज्यादा। इस 100 करोड़ पर वो कितना ब्याज, मतलब 200 करोड़ की अपने गारंटी पर वो 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ का जो लोन बांटता है, उससे जो ब्याज कमाता है। और फिर भी सरकारें ये कहती हैं कि फला पैसा लेकर के मार के भाग गया, वो भाग के भाग गया, जो रिकवर पैसा नहीं हो रहा, वो सारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी का असर डाल रहा है। ये ऐसी बातें हैं कि ये ऐसे कारण हैं जिनका जवाब कभी सरकार भी नहीं देना चाहती, न ये सच जनता से बताना चाहती। जनता अगर इन सब बातों को समझेगी, जानेगी, तो अपने आप सरकार से सवाल करेगी कि भाई इस प्रकार के फ्रॉड होते क्यों हैं। मतलब ये है कि हम लोग अधिकांशतः उस कर्ज पर ब्याज देते रहते हैं जो वास्तव में बैंकों के पास भी नहीं है और सरकार के पास भी नहीं है। सरकार किस प्रकार लूटती रहती है, ये बड़े अजीब आंकड़े हैं और ये सच है। ऐसा ही आर्थिक मंदी का दृष्टिकोण है। अगर बाजार में कुछ घपला सरकार को और बड़े वित्तीय संस्थानों को या बड़े उद्यमों को करना होता तो आर्थिक मंदी के रूप में वो एक भ्रम पैदा करते हैं और अपना माल अपनी मर्जी से कुछ समय बाद बेच देते हैं, जनता ठगी जाती है। यही क्रम चल रहा है। इसे तोड़ने का अगर कोई रास्ता है तो बस एक है कि सरकारों का आकार इतना बड़ा और इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए जितना कि दुनिया में आज है। आदमी खुद मुख्तारी की तरफ बढ़े, अपनी सरकार बनने की तरफ बढ़े, यही इसका सरल रास्ता है। बाकी जो सब उपाय हैं वे सब एक प्रकार से जनता को लूटने का जरिया है और कुछ नहीं। धन्यवाद। आपके साथियों की बात लेते हैं। हेलो। जी बताइए हेलो। श्रीकांत। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग के बीच में 3 प्रकार का दुख आया है। एक, राजेश प्रजापति जी कह रहे हैं कि अकल का वैल्यू कम है। दूसरा ये कह रहे हैं कि काला धन और ये मंदी जो है क्लासिकल है। मतलब ये समझ में नहीं आता है, बहुत देर तक सुनने के बाद, समझने के बाद ये वो इन्होंने बहुत लंबा जवाब बोला। तो मंदी क्या है? सबसे पहले मंदी, काला धन एक एक लाइन में है। मंदी क्या है? अभी 100 क्विंटल टमाटर पका दीजिए और उसको कहीं भेजने का साधन नहीं है आपके पास, तो वहां वो जो मंदी आया है टमाटर पर, टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा है और उससे महंगा उसका बैग है, बोरा है जिसमें टमाटर के साथ मंदी है। तो अब काला धन क्या है? वो रुपया है जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है। जो दे रहा है, उसको लिखा है कि टैक्स श्रीकांत जी आपकी काला आवाज धन नहीं है। आ रही है स्पष्ट। और जो काला धन नहीं समझ में आया। काला धन ने मुझे बताया कि जिस पर टैक्स नहीं देता है वही वो काला धन है। और जो जो अकल को value नहीं है, कोई और साथी बताएं। मैं श्रीकांत जी। अपनी बात को समाप्त कर लेता हूँ। जी जी। एक लाइन श्रीकांत जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मदन जी कुछ कह रहे हैं। करता है, जाता है, तो
ठीक है, थैंक यू। वैद्यराज जी, पौंजे जी। या विपुल जी कुछ कहना चाहें तो विपुल जी रख सकते हैं। मैं भी फिर कल जैसा पढ़ देता हूँ एक बार और। जी हाँ भैया जी। जी जी। हवाई विकास की पोल खुलने को ही आर्थिक मंदी कहा जाता है। हाँ, हवाई विकास वो है जिसपे पूंजीपतियों का संसाधनों पे भी कब्जा, उनके लाभ पे भी कब्जा, और बाद में अपने ही उत्पाद के बोझ तले दबने लगते हैं वो, और उसका उठाव नहीं होता अपने ही उत्पादनों का। वो हवाई विकास। और वास्तविक विकास वो इसी कहा जाएगा जो हमारे बाबा जी ने बताया है कि उच्च आय की वालों की विकास दर और निम्न आय वालों की विकास दर की दूरी को घटना ही वास्तविक विकास कहा जाएगा। ये शब्द को मैं याद दिला देता हूं सबको। आर्थिक मंदी से सर्वाधिक चिंतित तो विकसित पूंजीवादी देश ही है, क्योंकि उन्हीं का निर्यात प्रभावित हो सकता है। हाँ, जब मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं के अलावा सुविधाजनक वस्तुएं का उत्पादन, एक समय ऐसा आता है कि लोगों में उनकी मांग घट जाती है कुछ समय के लिए। होता भी है, सभी के पास में फ्रिज कूलर आदि हैं। अभी कोई किसी के पास पुराना नहीं हुआ है, जब वो डेट डेड होने लगेगा तभी मतलब फिर उसकी खरीदी चालू हो जाती है। तो मंदी कुछ होती नहीं है वास्तव में। मंदी कहीं दिख नहीं रही है। जमीन और सोने चांदी का जो रेट बढ़ रहा है भैया जी जो बताए ना, तो उस हिसाब से मंदी किसे कहा जाए। लोगों के पास बचत भी हो रही है, फिर भी मंदी का रोना बाजार में रोया जाता है। कुछ समय के लिए मंदी आवश्यक होती होती ही है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये समझ से परे होता है। और आर्थिक मंदी का अर्थ आम नागरिकों की इच्छा शक्ति में कमी है, न कि वस्तुओं की मांग में कमी। मेरे को यह जानना पड़ेगा कि आवश्यक वस्तुओं की क्या मतलब कि बिक्री क्या कभी कम हो जाती है क्या? जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं, जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, उनकी भी मांग कम हो जाती है क्या वो भी, और वो बाजार में पड़ जाती है, नहीं बिकती है? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो दिखा नहीं है। और चौथा क्या है, जब भूमि भवन के मूल्य कम हो रहे हों तब खरीदने वालों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए, और जब भूमि भवन महंगे हो तब अधिक ब्याज कर दिया जाए। बिल्कुल सही, स्पष्ट, ऐसी ही होनी चाहिए नीति, लेकिन ऐसा नहीं है। बस बस इतना ही कहकर मैं अपना। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पौंजे जी। राकेश प्रजापति जी ने जो बताया कि मूल चीज की बिक्री करने वाले जो है कभी आर्थिक मंदी का जो है शिकार नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, मैं इससे सहमत हूँ। बाबा रामदेव जैसे लोग जिन्होंने मूल चीजों की ही खरीद बिक्री का काम किया, कोई भी आभासी चीज नहीं बनाई, न बेचा, और आज वे आर्थिक उन्नति के बुलंदी पर हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले रहे हैं। एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने वाले सभी भारतीय हथियार रख दिए थे। आज पहली बार हो रहा है कि बाबा रामदेव जैसे भारत के कुछ उद्योगपति कुछ तो विदेशियों से साठगांठ कर लिए हैं, जैसे कि भारतीय राजा कर लिया करते थे। और कुछ बाबा रामदेव तो अकेले ऐसे राजा हैं बाजार के, जो कि क्यों बिना किसी साठगांठ के ही जो है अपने रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र भाई ने कहा कि फ्रॉड है आर्थिक मंदी। बहुत ही करेक्ट बात है। जितनी भी आर्थिक मंदी है ये एक तरीके से धोखा है सरकार के साथ। सरकार जो है पब्लिक को धोखा देना चाहती है।
और इसलिए वह कागज के नोट जो हमारे कमाई हैं उनको जो है वह अवमूल्यन करती रहती है। हमारा पैसा लूटने का टैक्स के जरिए उसका जो है भूख नहीं मिट रही है, तो हमारे पैसे का अवमूल्यन कर दे रही है। मंदी होना आर्थिक उन्नति है। ऐतराज भाई ने कहा कि मंदी कुछ है नहीं। हम कार नहीं खरीद रहे हैं, हम महंगी घड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, हम बिना मतलब अनावश्यक रूप से फ्रिज नहीं खरीद रहे हैं, टीवी नहीं खरीद रहे हैं। इससे मंदी होती तो हो जाए। हम कबाड़ के बदले सोना खरीदने में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सरकार को अहमियत नहीं देने वाले लोग हैं। हम विदेशियों की तरह सरकार से भरोसे नहीं रहते। हम भारतीय कभी भी सत्ता और सरकार को अपना नहीं माने, ना हम सरकार के भरोसे रहते हैं। हमारी अपनी आर्थिक स्थिति है, हमारे घर में इतना सोना रहता है कि सरकार अगर हाथ खड़ा कर दे कि भैया आज से हमारे पास कोई हमारे नोट की वैल्यू नहीं है, तो हम भारतीय थोड़ा सा दुखी मन से अपनी आर्थिक व्यवस्था सोने के जरिए चला लेंगे कि ठीक है मेरे पास सोना है, क्योंकि हम लगभग अपने धन को सोने के रूप में कन्वर्ट रखते हैं। बैंकों में हम जो पैसा जमा करते हैं बस इसी लिहाज से जमा करते हैं कि जो लेन देन का पैसा है वह सुरक्षित रहे बस। बाकी हम बैंकों से यह उम्मीद कतई नहीं करते हैं कि हमारा पैसा वो बढ़ा के देंगे। हम जानते हैं वो जितना पैसा बढ़ाएंगे उतना उसका अवमूल्यन हो जाएगा। तो हम सरकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं चलते हैं। हम भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था का खुद ख्याल रखते हैं। अगर हम सरकार के भरोसे होते, हमारे पास सोना न होता, तो न जाने कब के अपने हाथ खड़े कर दिए होते कि हम दिवालिया हो गए। लेकिन ये जानते हैं कि जैसे ये कहेंगे हम दिवालिया हो जाएंगे गए हैं, हमारे भारतीय जो है वो ये मानने कतई तैयार नहीं होंगे कि हम दिवालिया हो गए। वो कहेंगे ठीक है तुम दिवालिया हो गए होगे, हमारे पास अपना है। तो हमारी जो ये इंटरनल पावर है, जो सरकार के साथ ना होने की जो स्थिति है समाज की, समाज अलग सरकार अलग, वह हमें इस आर्थिक फ्रॉड से बचाती है। और भारतीय दर्शन ने इस बात को बहुत पहले से समझा हुआ है। सत्ता और समाज को अलग अलग भागों में लेके चले। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो रख सकते हैं। कोई भी साथी बताए। अभी हमारे पास 4-5 मिनट बाकी बाकी हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि लगभग सभी साथियों ने आज बात रख ही दी है, तो समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कर की जो चर्चा है हम लोग कल 7,230 से लेकर के 7,235 तक रखेंगे। चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।